नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरिन। 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, बल्कि चुनाव से तय होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई और इस वजह से कल चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद में तय होगा कि कौन आखिर अगला लोकसभा का अध्यक्ष होगा। हालांकि संख्या बल के आधार पर एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो अपने प्रत्याशी ओम बिरला को नया अध्यक्ष फिर से बना लेगी, लेकिन विपक्ष भी संदेश देना चाहता है कि सरकार की राहें पूरी तरीके से आसान नहीं है। हालांकि विपक्ष की एकता को लेकर, आपसी एकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर जानेंगे विस्तार से बात। इसके अलावा बात होगी आपातकाल की 50वीं बरसी पर किस तरीके से लगातार देश भर में आज कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस उस पूरे मसले पर बैकफुट पे नजर आ रही है। उसके अलावा बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इसके साथ ही होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 50 साल में तीसरी बार कल स्पीकर पद के लिए होगा चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बनी आम सहमति। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से के सुरेश ने भरा पर्चा। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति न बनने पर एनडीए ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं के विरोध करने का लगाया आरोप। अध्यक्ष पद को लेकर टीएमसी के बयान से खुली विपक्षी एकता की कलई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, कांग्रेस ने नहीं किया संपर्क। आपातकाल के 50वें साल की शुरुआत पर पीएम मोदी ने साझा किए काले दिनों के अनुभव। इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र पर स्याह धब्बा। कहा, आपातकाल लगाने वालों को संविधान के प्रति प्रेम जाहिर करने का नहीं कोई अधिकार। कांग्रेस पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना का लगाया आरोप। (1975) के आपातकाल के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस पर प्रजातंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। शराब घोटाले मामले में नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाई कोर्ट ने कहा, निचली अदालत के फैसले में कई कमियां। केंद्र के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एंटी पेपर लीक कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कानून में सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान। शेयर बाजार के लिए शानदार रहा आज का दिन। ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी हुए बंद। सेंसेक्स ने 78,164 के ऑल टाइम हाई स्तर को छुआ। निफ्टी भी 23,754 के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंचा। आईसीसी टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से होगा। दूसरे मुकाबले में भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसदीय परंपराओं के अनुसार देश में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर पक्ष विपक्ष की आम सहमति से चयन होता रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा में स्पीकर का चयन चुनाव के द्वारा कल होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने फिर से दावेदारी की है, तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश मैदान में हैं। भाजपा समेत एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने के लिए हमला बोला है। अब कल लोकसभा में स्पीकर के पद चुनाव से तय होगा, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने अपने सांसदों के लिए या तो निर्देश जारी किए हैं या फिर व्हिप जारी किया है। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 अलग अलग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय में दाखिल किए गए। आम सहमति बनाने के सत्ता पक्ष के प्रयासों के बीच ही विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वरिष्ठ सांसद के सुरेश का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दाखिल कर दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का नाम रखा गया है। हमारा राइट कट हुआ था, वो डिप्टी स्पीकर को
विपक्षी को आएगा, बट ये बीजेपी तैयार नहीं करेगा, इसलिए हम नॉमिनेशन कर दिया। ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा। उसके बाद ही बुधवार को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, लिहाजा ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। ये अफसोस की बात है क्योंकि कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। यहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे। राजनाथ जी में भी ओपोजिशन को रीच आउट किया, उनके साथ बात हुई कि आप सपोर्ट कीजिएगा। ये पहले भी कर चुके हैं, सबके लिए एक अच्छा स्पीकर रह चुके हैं, सदन को भी अच्छा चलाए, विपक्ष को भी बहुत सम्मान दिया उन्होंने। तो उस तरह के व्यक्ति को वो तिरस्कार कर अभी उसमें भी चुनाव लेके आके राजनीति करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। 27 जून यानी बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। आंकड़े के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का चुना जाना तय ही है। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भाजपा सांसद ओम बिरला, सांसद LS बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोवाल कागड़ा पदवी के साथ कई बाकी बचे सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। ऋषि कुमार और निशांत राय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के नेता के सुरेश के नामांकन को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बारे में कांग्रेस से किसी प्रकार का संपर्क नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अपना फैसला है। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। तो बड़ा सवाल ये होता है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं कांग्रेस के अलावा, उनके बीच में सहमति बनी है या नहीं बनी है, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कल के होने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन अभी तक का संसदीय इतिहास क्या कुछ रहा है, ये देखना समझना भी जरूरी होगा कि आजादी के बाद से लोकसभा में अध्यक्ष पद को लेकर, उपाध्यक्ष पद को लेकर जो एक बहस हो रही है, चुनाव को लेकर हो रही बात हो रही है, उसका पूरा इतिहास क्या रहा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव का इतिहास क्या है। तीसरी बार होगा चुनाव। 1952 में और 1976 में 2 बार पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पद को लेकर वोटिंग हो चुकी है सदन में, और कल तीसरी बार होगा ऐसा जब एक तरीके से चुनाव होगा। तो ये हम एक तरीके से संसदीय परंपरा में तीसरी बार ऐसा होते देखेंगे। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, उस वक्त क्या स्थिति थी। जीवी मावलंकर बनाम शंकर शांताराम का मुकाबला हुआ था। दोनों ही कांग्रेस के नेता थे। जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे, जबकि शांताराम को 55 वोट मिले थे। हालांकि शांताराम ने एक स्वस्थ परंपरा के तहत अपना खुद का वोट जीवी मावलंकर को भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 1976 में जब दूसरी बार
वोटिंग हुई थी लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर आपातकाल के बाद 1976 में यह चुनाव हुआ था। उस वक्त वीआर भगत कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे और उनके अपोजिशन में जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव जोशी थे और उस वक्त के चुनाव में भगत को 394 वोट मिले थे जबकि जगन्नाथ राव को 55 वोट मिले थे। हालांकि ये चुनाव आपातकाल के बाद हुआ था, तो ये भी अपने आप में दूसरा मौका था जब ये चुनाव हुआ था। तो इससे पहले 2 बार चुनाव हो चुके, कल तीसरा मौका होगा जब चुनाव होगा। और व्यवस्था क्या है, लोकसभा उपाध्यक्ष की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष पद विपक्षी दल को दिया जाता है। अब हम ये लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं। परंपरा रही है कि एक तरीके से विपक्षी दल के पास ये रहता है, लेकिन कई बार ये परंपरा टूटी है और उपाध्यक्ष की परंपरा को लेकर कई बार परंपराएं टूटती नजर आई हैं। अगला तथ्य आपको जल्दी से बताते हैं। 5वीं लोकसभा तक सत्तारूढ़ कांग्रेस का ही उपाध्यक्ष हुआ करता था, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 5वीं लोकसभा के गठन तक, लगातार 5 लोकसभा के गठन तक कांग्रेस का ही हुआ करता था। जनता पार्टी की सरकार जब 6वीं लोकसभा में चुनकर सरकार में आई तो उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस के नेता गौड़े मुराहरी को उपाध्यक्ष का पद दिया था, यानी कि जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार 6वीं लोकसभा में इस परंपरा की शुरुआत की थी। उससे पहले लगातार कांग्रेस के पास में दोनों पद हुआ करते थे। 1980 में कांग्रेस सरकार बनी, 7वीं लोकसभा थी। विपक्षी नहीं सहयोगी दल एआईएडीएमके नेता जी लक्ष्मणन को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, यानी कि 7वीं लोकसभा में कांग्रेस ने विपक्षी नहीं बल्कि परंपरा को तोड़ते हुए, उससे पहले जो परंपरा बनी थी उसको तोड़ते हुए सहयोगी दल एआईएडीएमके को उपाध्यक्ष का पद दिया था। अगली तथ्य पे आते, 8वीं लोकसभा में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अब भी विपक्षी नहीं बल्कि एआईएडीएमके नेता एम थम्बी दुरई को उन्होंने उपाध्यक्ष पद दिया था, यानी कांग्रेस ने जनता पार्टी के द्वारा रखी गई परंपरा का निर्वहन नहीं किया बल्कि अपने सहयोगी दल को उपाध्यक्ष पद देना शुरू कर दिया। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक में जब 6ठी, 7वीं, 8वीं लोकसभा बन रही थी। 1989 के लिहाज से बात की जाए, जनता दल की सरकार उस वक्त बनी, 9वीं लोकसभा थी। विपक्षी कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल बने उपाध्यक्ष, यानी जनता दल की जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो एक बार फिर से उन्होंने उस परंपरा को पुनर्जीवित किया और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता को शिवराज पाटिल को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। तो यह दिखाता है कि जनता पार्टी ने एक प्रकार से इस परंपरा की शुरुआत की थी, उसको जीवित रखा। तीसरा मोर्चा जनता दल, जो कुछ भी कहा जाए, 1991 में कांग्रेस सरकार बनी, 10वीं लोकसभा थी। उन्होंने फिर से सहयोगी एआईएडीएमके नेता एम मल्लिकार्जुनैया को उपाध्यक्ष बनाया, यानी कि अभी भी परंपरा का निर्वहन एक तरीके से कांग्रेस ने नहीं किया। 10वीं लोकसभा में 91 में उन्होंने अपने सहयोगी एआईएडीएमके को ही उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। 97 में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, 11वीं लोकसभा थी। विपक्षी भाजपा, उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी, उनके नेता सूरज भान को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। यानी कि जब जनता दल या थर्ड फ्रंट या संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उन्होंने लगातार इसको निर्वहन किया, लेकिन कांग्रेस इसका निर्वहन 5वीं लोकसभा तक नहीं कर रही थी। उसके बाद भी वो अपने सहयोगी दल को ही डिप्टी स्पीकर का पद दे रही थी। 1998 में एनडीए की वाजपेयी जी की सरकार बनी, 12वीं लोकसभा थी। विपक्षी कांग्रेस नेता पीएम सईद को उपाध्यक्ष बनाया गया। वाजपेयी जी की सरकार में कांग्रेस के हाथ में यह पद गया था, यानी कि उस परंपरा का निर्वहन एनडीए की वाजपेयी सरकार ने निभाया था। उसके बाद 1999 में जब 13वीं लोकसभा का गठन हुआ, उस समय भी एनडीए की सरकार थी। विपक्षी कांग्रेस नेता पीएम सईद को एक बार फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि वाजपेयी जी की एनडीए सरकार ने इस परंपरा का निर्वहन लगातार किया था। 14वीं लोकसभा की बात करते हैं। 2004 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार विपक्षी को एक तरीके से उपाध्यक्ष का पद दिया। उस समय अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह अडवाल को उपाध्यक्ष बनाने का फैसला कांग्रेस की ओर से 14वीं लोकसभा में 2004 में किया गया। 15वीं लोकसभा 2009 में जिसका गठन हुआ, कांग्रेस सरकार ने विपक्षी बीजेपी के नेता करिया मुंडा को उपाध्यक्ष बनाया, यानी कि 2004 में और 2009 में जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त इस परंपरा को पहली बार एक तरीके से कांग्रेस ने निर्वहन किया, जो कि परंपरा पहले चली आ रही थी। 2014 में 16वीं लोकसभा बनी, बीजेपी ने सहयोगी एआईएडीएमके नेता एम थम्बी दुरई को बनाया उपाध्यक्ष और एक तरीके से 2014 में 16वीं लोकसभा में यह स्थिति थी। 17वीं लोकसभा में क्या हुआ, 17वीं लोकसभा उससे एक तरीके से स्थिति अलग थी। 17वीं लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष के पद पर नहीं चुना गया। तो ये अभी तक का इतिहास था। लेकिन जब कल की बात की जाए, यानी 18वीं लोकसभा में कल चुनाव होगा और चुना जाएगा एक तरीके से अध्यक्ष। लेकिन कुछ और भी तथ्य हैं, उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार इसको लेकर विवाद हो रहा है, बहस हो रही, चर्चा हो रही। लेकिन जो राज्यों में उपाध्यक्ष पद की स्थिति है, जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम जो सहयोगी दल है, उनके जो सरकारें हैं राज्यों में, वहां क्या स्थिति है, इंडिया गठबंधन की वर्तमान राज्य सरकारों में नहीं है विपक्षी उपाध्यक्ष। ये भी आज के समय का एक सच है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विपक्षी उपाध्यक्ष नहीं है। वहां पर
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद संबंधित राज्यों की जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनके ही नेता हैं। इसके अलावा तेलंगाना और झारखंड में डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ा गया है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिया गया है। तो यह भी अपने आप में एक सच है। इस पूरे विवाद के बीच में किस तरीके से कल चुनाव होगा, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कैसे 18वीं लोकसभा में स्पीकर के पद को लेकर एक घमासान दिखाई पड़ रहा है। इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष स्पीकर पद पर रार, विपक्ष बनाम सरकार, क्योंकि इस पद को लेकर अब रार या टकरार दिखाई पड़ रही है, विपक्ष बनाम सरकार दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। विजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा ऋतु चौधरी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी शुरुआत आपसे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष हैं, तो एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सहमति बनाने को लेकर बीजेपी एनडीए के पास में थी, और सबसे ज्यादा आरोप आप पे ये लग रहा है कि आप उपाध्यक्ष पद को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, इसलिए सहमति नहीं बनी। विपक्ष आप पे ये आरोप लगा रहा है। विजय जी। नमस्कार, मेरे सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं, देखिए शुरुआत कहां से होती है। प्रोटेम स्पीकर पे आप देखिए, जिसपे कभी आज तक विवाद नहीं हुआ। प्रोटेम स्पीकर पे भी इन्होंने विवाद किया। किस तरह से हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो किरेन रिजिजू जी वो खड़गे साहब से मिलते हैं और उनका वो अपमान करते हैं। तो एक बात ये हो गई। अभी आप स्पीकर का देखें, सबको पता है कि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। उसके बावजूद राजनाथ सिंह जी 3 बार बात करते हैं खड़गे जी से, और उसके बाद में वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो ये किस तरह से जो है, जो स्पीकर होता है वो सारे सदन का होता है, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, कोई भी हो। और आपने देखा होगा, आपके टीवी के माध्यम से भी पता, आप देख ही रहे हो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ भी था, कभी भी हमने मर्यादाओं का जो उल्लंघन नहीं किया। और ज्यादातर हमने दिया, अभी आप देखें 2009 2014 को छोड़ दें, क्योंकि 2009 और 2004 को, 2009 और 4 में क्योंकि यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इसलिए इन्होंने उपाध्यक्ष का पद दिया था। बाकी तो 70 साल ये राज में रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं दिया। अपने सहयोगी को दिया या अपने पास रखा है इन्होंने जी। अब राज्य की बातें देख लीजिए। राज्य में देखिए कैसे दोहरा अपना मापदंड दिखाते हैं। तेलंगाना में आज इनकी सरकार है, कर्नाटका में इनकी सरकार है, आज इनकी अपना हिमाचल में सरकार है। इन्होंने कोई उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टियों को नहीं दिया। इनके सहयोगियों की आप तमिलनाडु ले लीजिए, सीपीएम की सरकार केरला में है, वहां ले लीजिए, वहां भी इन्होंने उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। तो इन्होंने ये राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। अब इनको जनता ने जो वोट दिया है वो रचनात्मक विपक्ष का दिया है कि आप रचनात्मक बातें कीजिए, लेकिन ये जो है वो ना करके विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, रचनात्मक सहयोग की बात आप कर रहे हैं विजय जी। जरा ऋतु जी से कमेंट ले लेते हैं। ऋतु जी, एक बात तो ये भी है कि आपने संख्या बल ना होते हुए भी एक संदेश देने की विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन उसी विपक्षी एकता में रार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। आपके इंडिया अलायंस की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी, जिसके 29 सांसद है, उसके दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कांग्रेस ने तो हमसे बात ही नहीं की। तो ये आपके बीच की एक तरीके से एकता पे सवाल खड़ा होता है। ऋतु जी।
देखिए, अभी प्रधानमंत्री जो है एक भाषण देते हैं जिसमें वे सहयोग की बात करते हैं, सर्वसम्मति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो है वो सदन चलेगा और विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि सर्वसम्मति जो है वो सदन में जरूरी है। उसके केवल 24 घंटे बाद ही हिपोक्रेसी दिखाते हुए वो बिल्कुल जो है इस चीज को बिल्कुल नकार देते हैं, और जो कि हमेशा का जो एक परंपरा रही है सदन की कि जो है स्पीकर का पद जो है और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। उसको कहते हैं कि अब ये इलेक्टेड स्पीकर और इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक परंपरा रही है कि जब जो है सत्ता पक्ष का जो है स्पीकर रहता है और विपक्ष का जो है डिप्टी स्पीकर रहता है। अगर पिछले जो है 2004 से लेकर 2014 तक की हम बात करें, तब भी कांग्रेस के जो है वो स्पीकर रहे और भाजपा के डिप्टी स्पीकर रहे। उसके बाद जो है उसके 2014 के बाद से ये पद खाली था। उसके बाद जो है 9 सितंबर 2019 का जब 17वीं जो है लोकसभा का गठन हुआ, उसमें अधीर चौधरी ने 9 सितंबर 2020 को ओम बिरला जी को ये बाकायदा ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है डिप्टी स्पीकर पद का जो है ये खाली है, इसको भरिए और जिस भी जैसे भी करे तो इसको जो है क्योंकि इतने समय से खाली है इसको भरना चाहिए। लेकिन ओम बिरला ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और तब से ये पद जो है खाली है। और आज भी उन माननीय परंपराओं का पूरी तरह से उनको जो है दरकिनार करते हुए और मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहाँ गई ऋतु जी आपने अपनी बात तो पूरी रखी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि टीएमसी कह रही है कि एकता नहीं है, उनसे बात नहीं की गई। मैं इस सवाल को लेकर फिर आपके पास आऊंगा। आनंद विजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। आनंद जी, आपको लगता है कि इस पूरी कवायद के बीच में संसदीय परंपराओं के निर्वहन, इन तमाम बातों के बीच में आज हम खुद को कहां खड़ा हुआ पा रहे हैं? मतलब ये स्थिति किधर की तरफ ले जा रही है हमको? आर्यन जी देखिए, ऐसी परंपरा कहाँ रही है? अभी आपने बहुत विस्तार से बताया। परंपरा तो वो होती है जब संविधान लागू हुआ तब से ये अगर चली आ रही होती, ये चीज चली आ रही होती तब तो होता। शुरुआती तीनों लोकसभा के गठन में तीनों कांग्रेसी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों रहे। उसके बाद भी जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और जब उनको लगा कि विपक्ष को देने के लिए हमें कुछ एक लॉलीपॉप टाइप देके उनको अपने हक में उपयोग कर लिया जाए, तब मुझे लगता है कि तब से ये परंपरा की बात शुरू हुई। परंपरा अगर होती तो अभी आप बता रहे थे AIADM के तंबी दुरई को, वो तो उनके सहयोगी दल थे जी। तो ये परंपरा अब हो सकता है कि कल को TDP का दे दें अगर ये उपाध्यक्ष, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तब तो परंपरा का पालन हो जाएगा। दरअसल परंपरा की आड़ में इसमें राजनीति हो रही है। बेहतर ये होता कि कल प्रधानमंत्री ने रचनात्मक विपक्ष की बात की थी और आज विपक्ष एक कदम आगे बढ़ता और कहता स्पीकर पद पर हम आपको समर्थन दे रहे हैं, और कल फिर वो कहता कि डिप्टी स्पीकर को, सरकार को हमको समर्थन देना चाहिए। तो इसमें एक रचनात्मकता दिखती। लेकिन अब क्या है, लोकसभा के गठन के पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। मुझे लगता है कि इसका परिणाम यही होगा आर्यन जी कि कल INDIA गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बिखरे बिखरे से नजर आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे अभी आप बता रहे थे कि 29 अभिषेक बनर्जी के जो तेवर हैं या जिस तरह से उनका बयान आया है कि वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद इनके साथ नहीं जाएं। हो सकता है उनकी पार्टी से कोई बात चल रही हो कि आपको हम डिप्टी स्पीकर दे दे। राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जबकि एक गठबंधन की सरकार चल रही हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी चालों को चलते समय बहुत आक्रामकता से होता नहीं है। ठीक है विजय जी, अनंत जी ये कह रहे हैं कि राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, लेकिन सत्ता पक्ष में होते हुए आप क्या कुछ इस प्रकार का एक बड़ा कदम दिखा सकते थे, जिस बात का जिक्र ऋतु जी कर रही थी कि साहब कांग्रेस ये चाह रही थी, विपक्ष ये चाह रहा था कि आप लोग रचनात्मकता को दिखाते और ऐसी स्थिति पैदा ना होती कि उनको कैंडिडेट उतारना पड़ता। आपकी वजह से उन्हें कैंडिडेट उतारना पड़ा। देखिए ऋतु जी को मैं बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं, अभी इलेक्शन किस चीज का था? स्पीकर का। जब डिप्टी स्पीकर की बात आती तो आप बात करते हैं, आप तो अभी से शर्तें लगा रहे हो। शर्तों के आधार पर ये थोड़ी सब कुछ होता है। आज अभी स्पीकर का है और स्पीकर का आपने किस तरह से बताया कि 6वीं जब लोकसभा का गठन हुआ तब जो उस टाइम का जनसंघ था, उस टाइम हमने दिया था विपक्ष को, तो ये और किस तरह से उसके बाद में 96 में 98 में दिया गया है। तो इन्होंने दिया कब है? जब ये बैसाखियों पे थे 2004 में 2009 में,
तो कांग्रेस ने तो कभी अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में दिया ही नहीं। 60-70 साल इन्होंने राज किया है। तो फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा मन करते हुए, विपक्ष को साथ लेते हुए, ठीक है आप मुद्दों पर राजनीति कीजिए, आप जो है रचनात्मक बातें कीजिए। तो हमने, हमारे राजनाथ सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 3 बार खड़गे जी से बात की, कोई जवाब नहीं। और आपने देखा होगा किस तरह से टीएमसी के जो है वो नेता कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस ने हमारे से पूछा ही नहीं, अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो इन्होंने तो एक ठान रखी है। किस तरह से आपने देखा होगा सुप्रिया सिनेत ने कहा है कि किस तरह से जंग होगी संसद में अब की बार। ये कैसे शब्द है? आप संसद को जो है, जो अपना लोकतंत्र का मंदिर है, उसको किस तरह यूज करना चाहते हो? पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा किस तरह से जो उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया, किस तरह से विधेयकों को फाड़ने की कोशिश की, पर्चे फेंके गए स्पीकर के ऊपर। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। और आप देख रहे हो 3 बार आपको जनता ने आपको रास्ता दिखा दिया, उसके बाद अब तो सुधर जाओ भैया। ठीक है, आप सुधरने की बात कर रहे हैं। ऋतु जी से इस बात का एक कमेंट ले लेते हैं। ऋतु जी, मैं फिर उसी सवाल को आपके पास लेकर आ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा, जिसका आपने अपने अनुसार जवाब नहीं दिया। क्या टीएमसी की नाराजगी अपने आप में विपक्षी खेमे की एकता पे सवाल खड़ा कर रही है? दूसरी बात कि कल के वोटिंग से पहले, जो कि संभावित तौर पे दिखाई पड़ रहा है, उससे पहले जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भी एनडीए के समर्थन में बयान देती नजर आ रही है। वो कह रही है कि साहब हम एनडीए के साथ में। तो यहां पर किस तरीके की एक स्थिति दिखाई पड़ रही है? कांग्रेस भले ही आगे बढ़ने की बात कर रही हो, लेकिन अपने साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं वहां पे। देखिए, ये हमेशा से जो है भाजपा का एक शगुफा रहा है कि वो इस तरह के जो है रूमर्स फैलाने काम करता है। आज हमने जो है सारी दुनिया को ये दिखाया कि पूरा विपक्ष मिलकर जो है इंडिया जनमंदन ने एक जो है जो एक सौहार्द का एक जो पूरे देश के सामने एक जो तस्वीर पेश की और पूरी जनता ने उसका समर्थन किया। पूरा देश इसको जानता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि जब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? मैं टीएमसी में पूछना चाह रहा हूं आपसे, और जगनमोहन रेड्डी का भी समर्थन एनडीए को है, उस पर तो बताइए अपनी बात। देखिए, ये हमने कहा था पहले कि जब आप स्पीकर जो है पद पर हम आपको समर्थन देंगे, और ये सभी संगठन हमारे सभी की इस पर सहमति थी। और राजनाथ जी फोन करके कहते हैं कि आप इस पर हमें समर्थन दीजिए। हमने कहा भी कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम बिल्कुल जो है इस पे बिना किसी बहस के, बिना किसी उसके हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन आप डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का बनाइए। और लेकिन राजनाथ जी ने ये कहा कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा, लेकिन आज तक जो है राजनाथ जी ने मैम कह दिया कि 3 बार बातचीत हुई और आप फिर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, टीएमसी की नाराजगी पे जवाब, वो एकता दिखाई नहीं पड़ रही इंडिया गठबंधन की। मैं फिर से तीसरी बार सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, वही मैं जवाब दे रही हूँ कि टीएमसी की और हमारी, जब हमारे अलग अलग दल है, आपस में सबके विचार है इस चीज में। और हमारे इंडिया जनमंदन में कोई तानाशाही नहीं चलती है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक है। ठीक है, हर व्यक्ति को कहने का पूरा हक है। आनंद विजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आनंद जी, ये स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, इससे बचा जा सकता था, लेकिन अब जब स्थिति बचने वाली दिखाई नहीं पड़ रही, तो यहां से कल क्या एक राजनीतिक तस्वीर दिखाई पड़ेगी? जो आप बात पहले कह रहे थे कि एक विपक्ष में भी बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ सकती है, यहां से तो फिर एक आगाज हो जाएगा नई राजनीति का। कल होगा आगाज, मुझे लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से निरंतरता दिख रही है, जैसे ओम बिड़ला को लाना अध्यक्ष पद पर बहुमत वाली सरकार न होने के, गठबंधन सरकार के होने के बावजूद जिस तरह से मंत्रियों को बनाया गया, जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को पुनः नामित किया गया, वो इस सरकार के भरोसे को, विश्वास को और आत्मबल को दिखाता है। मुझे लगता है कि कल से जिस प्रकार से, और अभी मुझे मालूम नहीं है, मुझे लोग ठीक करेंगे अगर मैं गलत होऊंगा, तो स्पीकर के चुनाव पर किसी प्रकार का व्हिप जारी नहीं होने की परंपरा रही है। एक कुछ दलों ने शायद व्हिप भी जारी कर दिया है। तो आने वाले कल का दिन बहुत दिलचस्प होगा भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में। और एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रचनात्मकता, सर्वानुभूति, सहानुभूति, समानुभूति सब चलती है, लेकिन संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास संख्या बल है, जो INDAE के पास नहीं है। मुझे तो आशंका इस बात की है कि INDAE गठबंधन जितने संख्या का दावा कर रहा है,
कल संभवतः उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि विपक्ष ज्यादा संख्या के साथ 18वीं लोकसभा में पहुंचा है, लेकिन कल नंबर्स इसको लेकर एक नई प्रकार की परिभाषा ना दें या दें, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds। वो regulated है, verified भी है and are handled by experts। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अब खबर देखते हैं आपातकाल की बरसी से जुड़ी हुई। पचास साल पहले देश में आज ही के दिन इमरजेंसी लागू की गई थी। आज उसकी 50वीं बरसी है और ऐसे में बीजेपी ने देशव्यापी अभियान चलाकर आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि साहब, संविधान के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं। इसको लेकर कांग्रेस कहीं बैकफुट पे नजर आई तो बीजेपी लगातार मुखर दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में आज के एक तरीके से 50वीं बरसी के मौके पर देश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम किए गए, अभियान चलाया गया, जिसके बाद में कांग्रेस ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है। क्या हुआ आज दिन भर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल पर कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था। 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए। प्रधानमंत्री ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक कविता भी लोगों के साथ साझा की और लिखा, जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए।
टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। सारा देश बोल उठा, जय प्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह। भ्रिकुटियां तन गईं, लाठियां बरस पड़ी सीनों पर, माथे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल में किए गए क्रूर अत्याचार से जुड़ा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। कांग्रेस पार्टी के युवराज यह भूल गए हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और उनके पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर बहुत गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राजीव गांधी ने तो यहां तक कहा था, अगर इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में यह महसूस करता है कि आपातकाल आवश्यक है और वह आपातकाल लागू नहीं करता है, तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। तानाशाही पर गर्व करने का यह कृत्य दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज के ठीक 49 साल पहले भारत में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का जिस तरह खुला खेल उस दौरान खेला गया, वह कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। यदि आज इस देश में लोकतंत्र जीवित है, तो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया, जेल गए और न जाने कितनी शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को याद रखेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके कांग्रेस को तानाशाह बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के मुद्दे पर कहा कि महान लोकतंत्र पर आपातकाल का कलंक आज ही के दिन साल 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र का गला घोंटा था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र के कलंक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बारे में आज की युवा पीढ़ी जान सके, इसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में आपातकाल की विस्तार से पढ़ाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांति संगठन एवं लोकतंत्र सेनानी संगठन की ओर से एक कार्यक्रम में जेपी आंदोलन स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश एक खुली जेल बन गया था। 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है, उसकी एक झलक भी इस कार्यक्रम में दिखाई गई। हमारा देश में एक लोकतंत्र का कलंक ये आपातकाल में हुआ है। That's why I feel that there should be a lesson in the textbooks for all the students of the schools and colleges about what is emergency, why it was imposed, how it was imposed, what are the excesses committed, what was Jayaprakash Narayan movement, what is total revolution is call given by him. ये जो आज संविधान की किताब जो है, ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। 1975 का आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें यहां तक कि लोगों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया था। देश की जनता ने उस मुश्किल घड़ी से आगे बढ़ते हुए पिछले 50 सालों में लोकतंत्र की ऐसी नींव रखी जो आज दुनिया के सामने मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
तो 25 जून का दिन भारतीय लोकतंत्र पे एक तरीके से बड़ा काला धब्बे के रूप में है और आज उसको 50वीं वर्षी एक तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देश। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव से बात की है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम कासिम जोमार्ट टोकायेव के साथ अच्छी बातचीत हुई। चुनाव में सफलता पर हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद किया। कजाकिस्तान के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। आगामी SCO शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। और खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में पानी की कमी की समस्या लगातार बनी हुई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग बमुश्किल टैंकर के सहारे पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं हो रहा। 25 जून 1975 को आज ही के दिन हमारे देश में आपातकाल लगा था, जब भारत के लोकतंत्र में एक काली स्याही का धब्बा लगा था। एक तरीके से एक आपातकाल आज फिर है और वो आपातकाल पानी को लेकर है। दिल्ली की 28 लाख से ज्यादा जनता पानी को लेकर परेशान है और ये समस्या अब भी बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के चिल्ला गांव में। मेरे पीछे पानी का टैंकर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ में आए। कहाँ से आए आप लोग? हम चिल्ला गांव से आए, लेकिन पानी की बहुत समस्या है सर जी। पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी टैंकर आता है, कभी नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का सीजन है सर जी, पानी बहुत जरूरत होती है पानी की। तो आप इस तरीके से रोज ये रेहड़ी लेके और पानी इसमें भरते हैं? रोज भरते हैं, कई बार दूर से बहुत दूर से भर के लाना पड़ता है जब नहीं मिलता है। दिल्ली को लेकर के जो जल संकट है, हर साल ये स्थिति बनती है। अभी तो पानी की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान क्या है? मैं 38 साल से दिल्ली में देख रहा हूँ कि जनता त्राय त्राय करती चली आ रही है। कोई भी सरकार आए, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जल संकट न खत्म हुआ है और न ही होगा। वोट डालने के बाद नेता लोग भूल जाते हैं, हम लोग को, गरीब आदमी को भूल जाते हैं। तो देखिए, जो आलम है, जो स्थिति है, वो बेहद चिंताजनक है और जो जिम्मेदार हैं वो धरने पर बैठते हैं। और ऐसे में समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन परेशानियों तो हमारे देश के जो आम नागरिक है वो लोग भुगत रहे हैं। क्या किस तरीके की परेशानियां? परेशानी तो मैंने सुबह 7 बजे तक टैंकर आता है, अब मतलब 500 आदमी लाइन लगती है। ये बात नहीं है, पानी डेली आ जाता है, पानी मिल जाता है, लाइन से भरवाना पड़ता है। पानी तो मैंने डेली आता है, पानी थोड़ा मिक्सचर आ रहा है बस। अच्छा, पानी गंदा भी आ रहा है? हाँ, कभी गंदा जाता है। तो
देखिए स्थिति अभी ये एक बालक यहाँ पर देखिए किस तरीके से खाली बर्तनों को लेकर के टैंकर पर आया है और ये कमोबेश ये जो स्थिति रहती है ये सुबह 4-5 बजे से ये स्थिति यहाँ पर बनती है। 500 लोगों की कतारें यहाँ पर अल सुबह यहाँ पर लग जाती है और वो इस तरीके से अपने प्यास बुझाने को विवश हैं। मतलब आप स्थिति देखिए, जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि आखिर ये जो मजबूर लोग हैं इतनी भीषण गर्मी में ये पानी को लेकर के जो परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान आखिर कब निकलेगा ये अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो धरने पर हैं। कैमरा सहयोगी पीके के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, मयूर विहार, चिलागांव, दिल्ली। वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर अनशन टूटने पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर तंज कसा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, आतिशी जी, गांधी जी ने अनशन की पवित्र विधि को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह जो हमेशा सच्चे और पवित्र मन से किया जाता है। मैंने 2 बार अनशन किया है, एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पर संघर्ष करने के, अनशन करने की शक्ति हासिल होती है। दूसरे के बारे में पूरा दिन झूठी और गंदी बातें बोल के नहीं। खैर, आशा है जल्द आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगी। ये ट्वीट स्वाति मालीवाल ने आतिशी के लिए किया था, जिनका आज अनशन टूटा है। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया और ईडी को निचली अदालत में जिरह के लिए पूरा मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सचदेवा ने कहा कि जो लोग भी इस शराब घोटाले में शामिल हैं उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानूनी रूप से ठीक है और जांच एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने हाई कोर्ट ने दोबारा से स्टे बरकरार रखा है। तो मुझे लगता है ये जांच जिस तरह से चल रही है, सही मायने में अरविंद केजरीवाल और पूरी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस लोकतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू यानी बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने आज सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। सीबीआई की टीम 2 दिन से पटना में ही थी, जो बिहार की ईओयू से तमाम जानकारियां और सबूत इकट्ठा कर रही है। साथ ही नीट परीक्षा की तहकीकात से जुड़े सभी बयानों की डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को भी देख रही है। सीबीआई ने बिहार में नीट परीक्षा की जाँच को लेकर एक पूरी फाइल तैयार की है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लगातार कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए और जवाब देना पड़ेगा। एक दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले पर सख्ती दिखाते हुए आज उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पेपर लीक मामले में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड और 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है।
भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार यानी आज का कारोबारी सत्र काफी शानदार रहा। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही क्रमशः 78,164 और 23,754 का नया ऑल टाइम हाई स्तर को छू लिया। कारोबारी सत्र की समाप्ति पर सेंसेक्स 712 अंक बढ़कर 78,053 और निफ्टी 183 अंक बढ़कर 23,721 अंक पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग शेयर्स का रहा। लार्ज कैप और अपेक्षा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में सुस्ती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 208 अंक गिरकर 55,368 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 25 अंक गिरकर 18,242 पर बंद हुआ। पावर, मेटल, रियल्टी और मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली आज देखने को मिली। बाजार के जानकारों का कहना है कि बैंकिंग शेयर्स में तेजी के साथ बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 78,000 अंक को पहली बार पार किया है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और खबर रेलवे से जुड़ी हुई। IRCTC ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन सभी सूचनाओं को भ्रामक और गलत बताया है जिसमें अपने व्यक्तिगत अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति के लिए टिकट काटने पर व्यक्ति के आधिकारिक अकाउंट को प्रतिबंध करने की बात की जा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक आधिकारिक पोस्ट में IRCTC ने स्पष्ट किया है किसी भी आधिकारिक अकाउंट से एक महीने में अधिकतम 12 लोगों के लिए ई-टिकट को बुक किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के अपने परिवारजनों और मित्रों के लिए ई-टिकट बुक कर सकता है। और खबर खेल के मैदान से ICC T20 विश्व कप के सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान की टीम से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे होगा। तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। यह मैच गुरुवार की रात 8 बजे होगा। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के संग में बस इतना ही, लेके जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए व्यापार और सेवाओं के प्रतिनिधियों के साथ 8वें प्री बजट परामर्श की अध्यक्षता की। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा की। कुवैत के राजदूत मिशाल मुस्तफा जसीम अल शिमाली ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और कुवैत में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों के कल्याण और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के हितों पर चर्चा की। दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने संयुक्त रूप से आयोजित कैपस्टोन सेमिनार में भाग लिया। संसद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मसले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय नियमों के हवाले से इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक देश का समर्थन और दूसरे का विरोध संसद में नहीं कर सकते। वहीं भाजपा विधायक टी राजा ने भी ओवैसी के नारे को गलत बताते हुए कहा कि ओवैसी को फिलिस्तीन से इतनी ही हमदर्दी है तो वो क्यों फिलिस्तीन नहीं चले जाते।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ अपनी मां के नाम को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में भी पेड़ लगाने का कार्य किया जाएगा। तमिलनाडु के कलकुरुची शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य में शराब के कारण लगातार हो रही मौत के बाद AIADMK के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। AIADMK ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन के इस्तीफे की भी मांग की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय पर लगे गैंगस्टर एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। नई दिल्ली में सिविल डिफेंस स्वयंसेवक और DTC बस मार्शलों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग अपनी नौकरियों की बहाली की मांग कर रहे थे। कर्नाटक में लोगों को एक पैकेट मिल्क पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क फेडरेशन ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है शुद्ध